नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का पीटी एजुकेशन पे एक बार फिर से। मेरा नाम है राहुल हंस चौधरी और मैं फिर से हाजिर हूं आप सभी के सामने प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो एनालिसिस को लेके पत्र सूचना कार्यालय विश्लेषण। आज हम बात करेंगे अपने 6 टॉपिक के ऊपर पे। सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे, क्या है ये विश्व मानक दिवस। दूसरा हम बात करेंगे भारत के अंदर में एक पायलट प्रोजेक्ट किया जा रहा है, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम प्रोजेक्ट। इसको देखेंगे कि क्या चीज है ये और किस तरीके से अभी कोल क्राइसिस चल रही है ना, पूरी चीज बात चल रही है। आपने देखा होगा कि किस तरीके से कर्नाटका का विधानसभा, वहां पे लाइट नहीं थी और एक दिए की रोशनी में बिल वगैरह जो भी था डॉक्यूमेंट था उसको देखा जा रहा था। तो उससे रिलेटेड कुछ चीजें हैं, वन ग्रिड वन सन वाला जो प्रोजेक्ट है उससे रिलेटेड ये चीजें हैं। तो दैट इज बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम प्रोजेक्ट, इस पे हम देखेंगे। तीसरा हम जानेंगे कि नॉर्थ वेस्ट यूरोप कोऑपरेटिव इवेंट, क्या ये इवेंट है, भारत के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या भारत ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, भारत ने क्यों पार्टिसिपेट किया है। इन सब चीजों को हम बिल्कुल अच्छे तरीके से इन सब का विश्लेषण करेंगे। चौथा हम जानेंगे अमृत अमृत का जो है 2.0 जो है लॉन्च किया गया है, इसको हम जानेंगे। फिफ्थ, क्रिस्प एम टूल। ये क्रिस्प वो पीआर वाला टेक्नोलॉजी नहीं है, बायोटेक्नोलॉजी वाली चीज नहीं है। क्रिस्प एम टूल ये बेसिकली एक क्लाइमेट रेजिलियंस प्रोग्राम है, इसको हम देखेंगे कि क्या है इसके अंदर में। पर्सनैलिटी इन न्यूज में हम बात करेंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के ऊपर पे, हाल फिलहाल इनको ट्रिब्यूट किया गया है, तो जानेंगे थोड़ा सा उनके बारे में। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया उनका निकनेम था। एंड फाइनली एमसीक्यूज फॉर प्रैक्टिस। आज के एमसीक्यूज में मैं आपको जो अभी सिविल सर्विसेज की जो परीक्षाएं हुई हैं उनके कुछ कुछ एमसीक्यूज मैं आपको कराता रहूंगा सॉल्यूशंस के साथ, टेक्निक के साथ, कि किस तरीके से इसको अटेम्प्ट करना था एग्जाम वगैरह में। तो उसको हम देखेंगे। बहुत ही एक्साइटिंग सेशन रहने वाला है दोस्तों, आपको पूरा पूरा इसमें मजा आएगा। बिल्कुल लास्ट तक देखें और जितना हो सके अपने दोस्तों को भी शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहली जो अपनी स्टोरी है वो है वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे, विश्व मानक दिवस। क्या है ये वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे? बेसिकली इसे हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड डे भी कहते हैं। हर साल 14 अक्टूबर को ये ग्लोबल लेवल पर जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है। यही डेट क्यों? क्योंकि इस दिन जो है तीन बड़े जो मतलब कमीशन या ऑर्गेनाइजेशंस आप कह लीजिए, तीन बड़े ऑर्गेनाइजेशंस की मीटिंग हुई थी। वहां के डेलीगेट्स आए थे। कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी सर? सबसे पहला था आईईसी, इंटरनेशनल इलेक्ट्रोकेमिकल कमीशन। दूसरा था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। और तीसरा था इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, आईटीयू। 25 देशों से ये मतलब डेलीगेट्स आए थे। और कहाँ पे मीट हुए थे? ये लंदन यूके में इनकी मीटिंग हुई थी। पहली मीटिंग 14 अक्टूबर को हुई थी 1970 में, राइट। इस जो दिवस है इसका मेन मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बेसिकली क्या है कि विश्व को बताना कि मानक क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए स्टैंडर्ड्स होते हैं ना, एमकेएस सिस्टम हो गया, सीजीएस सिस्टम हो गया, तो स्टैंडर्ड्स होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अब भारत के यहाँ स्टैंडर्ड्स अलग है। भारत के लिए जो चार्जर का सॉकेट बनाया जाता है उसका एक अलग स्टैंडर्ड है। अमेरिका में उसका स्टैंडर्ड अलग है, राइट। तो क्या होता था कि जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से अमेरिका गया, तो अमेरिका गया और मैंने अपना वहाँ चार्जर प्लग इन करने की कोशिश की, तो वो हुआ ही नहीं क्योंकि स्टैंडर्ड्स मिसमैच है। इंडिया का स्टैंडर्ड्स अलग है, अमेरिका का स्टैंडर्ड्स अलग है। तो फिर सबने मतलब ये जो ऑर्गेनाइजेशंस थी आईएसओ, उसने सोचा कि यार हम क्या करते हैं कि हम सब जगह का एक कॉमन स्टैंडर्ड बना देते हैं। तो इस तरीके से किस लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टैंडर्डाइजेशन विश्व के लिए, इसके बारे में अवेयरनेस बताना, इसके बारे में सारी चीजें लोगों को जानकारी से अवेयर कराना। इस बार का थीम क्या था दोस्तों? इस बार का थीम था स्टैंडर्ड्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ध्यान रखना है, स्टैंडर्ड्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, आवर शेयर्ड विजन फॉर अ बेटर वर्ल्ड। थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में चले तो 1970, 14 अक्टूबर 1970 को पहली बार जो है ये सेलिब्रेट किया गया था बाय द प्रेसिडेंट ऑफ आईईएस। आईईएस क्या है? इंटरनेशनल इलेक्ट्रोकेमिकल कमीशन के जो प्रेसिडेंट थे फारूक शमटर, उन्होंने इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के लिए मतलब पहली बार मीटिंग की थी लंदन में, यूके में, राइट। द डे इज मेंट फॉर अप्रिशिएटिंग द टेक्निकल कम्युनिटीज अराउंड द वर्ल्ड, क्योंकि उनके बिना ये सारी चीजें पॉसिबल ही नहीं है। जैसे 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 आप देख लीजिए भारत के अंदर अगर मैं बताऊं कुछ जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, तो उसमें सोसाइटी ऑफ ऑटोमेटिव इंजीनियर्स, इस तरीके के जो कम्युनिटीज होती हैं उनको अप्रिशिएट करने के लिए कि देखिए आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपकी वजह से हम ग्रोथ कर रहे हैं, हम फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के अंदर में हैं, राइट। ये सारी चीजें हैं। स्टैंडर्ड्स आर बिल्ट एंड अक्लेम्ड थ्रू अ साइंटिफिक प्रोसेस ऑफ टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन। इसमें जितने भी मेंबर कंट्रीज थे उन्होंने शपथ लिया कि हम विश्व को एक बेहतर जगह बनाएंगे और एक स्मार्ट सिटीज की तरफ हम काम करेंगे, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में हम काम करेंगे। तो मिला जुला कर जो है टोटल आप कह सकते हैं कि एक
कोऑपरेटिव वे में काम करने की बात की जा रही थी इस दिवस, इस यानी कि वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे में, बाय दीज ऑर्गेनाइजेशंस। कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस थी? 3 ऑर्गेनाइजेशंस थी जो मैंने आपको बता दी, राइट? उसको हम देखेंगे। चलिए, अब इसका हेडक्वार्टर जो है कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है जिनीवा, स्विट्जरलैंड में। और प्रेसिडेंट ऑफ आईएसओ कौन है? एडी जोरोगे। और मेंबर्स कौन कौन से हैं? तो 165 मेंबर्स हैं, भारत भी इसका एक मेंबर है। क्लियर है? वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे से, राइट? सो दिस इज द वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे। पहली स्टोरी हमने कवर अप कर ली। डेट याद रखना है, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है वो याद रखना है, इस बार का थीम याद रखना है, थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड याद रखना, और आपका काम एग्जाम में हो जाएगा। दूसरी स्टोरी पे अगर हम चले, दैट इज बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना अप्रूवल दे दिया है फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ द पायलट 1000 मेगावाट बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम प्रोजेक्ट। तो इस प्रोजेक्ट के लिए जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी अनुमति दे दी है कि देखो जी आप कर सकते हैं। अब ये जो पायलट प्रोजेक्ट है 1000 मेगावाट का, ये क्या है? ये जॉइंट एफर्ट है, एक तो एमएनआरई का, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, और मिनिस्ट्री ऑफ पावर का। तो मंत्री के नाम जरा आप बता दीजिए, आज के लिए आपका पहला मतलब टास्क कह लीजिए आपकी। कमेंट थ्रेड में दोस्तों पार्टिसिपेशन रखना अच्छा खासा, ठीक है? तो ये जो पायलट प्रोजेक्ट है जॉइंट एफर्ट है किस किस मिनिस्ट्री का? तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी एंड मिनिस्ट्री ऑफ पावर। दोनों के दोनों ही मिनिस्ट्रीज जो है भारत के लिए काम करती हैं किस चीजों के ऊपर, कि किस तरीके से भारत की जो एनर्जी है, एनर्जी सेक्टर है, उसको अच्छा बनाया जा सके, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का किस तरीके से हम ज़्यादा यूज़ कर सकें, ट्रेडिशनल फ्यूल्स को हम कम यूज़ करें। इन सब चीज़ों को लेके पूरा रोड मैप एक तौर पे ये दोनों मिनिस्ट्री जो है वो काम करती हैं। अब अगर इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा हम जानें, तो ये प्रोजेक्ट लाया क्यों गया है? तो ये प्रोजेक्ट इसलिए लाया गया है ताकि भारत का जो एम्बिशियस गोल है 2030 में, कि हम 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट अचीव कर लेंगे। ये गोल किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ पावर का नहीं है, ठीक है? ये रिन्यूएबल एनर्जी जहां पे आ गई तो आप समझ जाना ये गोल है एमएनआरई का, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का, कि 2030 तक हम 450 गीगावाट का जो एम्बिशियस टारगेट है वो हम अचीव करके रहेंगे। तो उसके सपोर्ट में ये प्रोजेक्ट लाया गया है, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम प्रोजेक्ट, राइट? इसमें कौन कौन सी कॉर्पोरेशंस इन्वॉल्व है? तो बेसिकली एक आपका सीपीएसयू है, यानी कि सेंट्रल पब्लिक सेक्टर यूनिट है, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एसईसीआई, वो इसमें इन्वॉल्व है। वो इसमें सारी चीजें इसमें देखेगा। साथ ही साथ एक आरएफएस की डॉक्यूमेंट होगी, क्योंकि बिडिंग वगैरह होगी ना इसके अंदर में, तो एक आरएफएस डॉक्यूमेंट पब्लिश किया जाएगा। उसके लिए पूरी गाइडलाइन आई है कि किस तरीके से प्रोक्योरमेंट होगी, किस तरीके से यूटिलाइजेशन होगा इस सिस्टम का, ठीक? तो ये सारी चीजें इसमें की जा रही हैं। साथ ही साथ अगर हम इसके एप्लीकेशंस को देखें, तो जो मंत्रालय है उन्होंने बोला है कि एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को लेके, वो भी रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट के अंदर में, उसमें हम पूरी प्लानिंग करने के लिए तैयार हैं, और किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं, मैक्सिमम यूज कर सकते हैं ट्रांसमिशन सिस्टम का, ताकि जो हमारी ग्रिड स्टेबिलिटी है बनी रहे। जैसे कि अभी कोल क्राइसिस हो रही है, तो अब जगह जगह आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं बिजली की कटौती हो रही है। खुद दिल्ली में मेरे यहाँ पे 2-3 बार लाइटें जा चुकी हैं। तो ये समझ सकते हैं कि किस तरीके से क्राइसिस एक शेप ले रही है। इट विल हेल्प इन सेविंग द इन्वेस्टमेंट इन ऑगमेंटेशन ऑफ ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो कहीं ना कहीं एक बेहतर एनर्जी सेक्टर और साथ ही साथ जो ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सुदृढ़ करने की बात की जा रही है। सो दिस इज ऑल बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। मिनिस्ट्रीज का नाम आपको याद रखना है, और साथ ही साथ कौन कौन से सीपीएसयू इसमें इन्वॉल्व है वो आपको याद रखना है। क्लियर है? साथ ही साथ बोला जा रहा है कि इसका जो पूरा जो मतलब डॉक्यूमेंटेशन का सारा वर्क है और ये बिडिंग वगैरह का जो प्रोसेस है, वो सब हम नवंबर 2021 तक में कर देंगे, वो इसमें बोला गया है इस प्रोजेक्ट के अंदर में। सो दैट इज ऑल फ्रॉम द बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। और ये इस तरीके से कुछ काम करेगा। एनर्जी कंट्रोल सिस्टम है, आप देख सकते हैं फायर एक्सटिंग्विशर भी लगा हुआ है, डीसी डिस्कनेक्ट स्विच है, मतलब कि रिमोटली या मैनुअली भी आप इसे ऑपरेट कर सकते हैं। और ये इंसान के साथ इसकी कंपैरिजन की गई है कि 6 फुट का इंसान है, और इसका जो ये ग्रिड है 9.5 फुट और 8.5 फुट चौड़ा है। साथ ही साथ इसमें HVACs लगे हुए हैं। HVACs क्या होते हैं दोस्तों? हीटिंग वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग सिस्टम। तो HVACs भी इसमें लगे हुए हैं, पूरा एनर्जी कंट्रोल सिस्टम को करने की बात की जा रही है। सो दिस इज ऑल फ्रॉम द बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। क्लियर? अगले स्टोरी पे आते हैं, दैट इज नॉर्थ वेस्ट यूरोप कोऑपरेटिव इवेंट। तो बेसिकली 2 दिन का ये प्रोग्राम था जिसमें डिस्कशन हुआ कि किस तरीके से ग्रीन ग्रिड्स जो इनिशिएटिव है, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, इस इनिशिएटिव को हम आगे प्रॉस्पर करें, इस इनिशिएटिव पे आगे काम करें। इसको लेके 2 दिन की एक वार्तालाप हुई, स्ट्रेटेजिक डिस्कशन हुआ, जिसको होस्ट किसने किया था? जिसको होस्ट किया था यूके ने। ये इवेंट को आप जोड़ सकते हैं जो अभी ग्लासगो में जो सीओपी होने जा रहा है उसके साथ, आप इसको थोड़ा बहुत जोड़ के देख सकते हैं।
आप वहाँ से इनको चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हैं कि किस तरीके से इन सब चीज़, ये सारे जो डायलॉग्स हो रहे हैं, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, वो किस तरीके से रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी को आगे प्रपोज कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो देश है, ग्लोबल लेवल पे मैं बात कर रहा हूँ, खाली भारत के संदर्भ में ही नहीं, जो बहुत सारे जो देश हैं वो भी चाहते हैं कि हम जल्दी से जल्दी अब ट्रेडिशनल फ्यूल से हटके ग्रीन इनिशिएटिव्स या फिर आप कह सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, इन सब पे हम स्विच कर जाएं। अब ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव क्या है, तो हाल फिलहाल जो भारत के जो मिनिस्टर ऑफ पावर और न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी हैं, उन्होंने इस पूरे मिनिस्ट्रियल सेशन में पार्टिसिपेट किया, और इसी को बोला गया नॉर्थ वेस्ट यूरोप कोऑपरेटिव इवेंट, जिसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया। 2 दिन का जो प्रोग्राम था, नॉर्थ वेस्ट यूरोप कोऑपरेटिव इवेंट, तो उसमें उन्होंने भारत को रिप्रेजेंट किया। यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर ने डॉक्टर वीरेंद्र सिंह है, तो उन्होंने इसमें बोला कि क्या कहते हैं, हम 450 गीगावाट की जो इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी का टारगेट है वो हम 2030 तक पूरा कर लेंगे। ये हाईली एम्बिशियस टारगेट है दोस्तों। साथ ही साथ उन्होंने बोला कि भारत बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है एनडीसीज को लेके, नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस को लेके, क्लीन एनर्जी के उसमें, या फिर चाहे एमिशंस कट करना हो, रिड्यूस करना हो, उन सब चीज़ों में जो है भारत बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है, और हमने बहुत अच्छे अच्छे एम्बिशियस टारगेट्स लिए हैं। तो ये भारत की तरफ से अपना एक वहां पर आप ये कह सकते हैं कि भारत ने जो एक स्टैंड लिया इस इनिशिएटिव में, राइट। अब इस तरीके की जो सॉल्यूशन है, जैसे कि आपका वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, GGIOSOWOG टाइप का जो इनिशिएटिव है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इससे एनर्जी ट्रांजिशन की जो कॉस्ट होती है वो भी कम हो जाती है, साथ ही साथ स्टोरेज जो है वो बढ़ जाता है। तो एनर्जी स्टोरेज की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, वो बढ़ जाता है। अभी पिछले ही हमने दूसरे कॉन्सेप्ट में, इससे पिछले वाला जो कॉन्सेप्ट था उसमें हमने बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को देखा, तो वहां से आप इसको थोड़ा बहुत लिंक कर सकते हैं कि किस तरीके से दोनों स्टोरीज आपस में लिंक है। साथ ही साथ आपको पता है कि COP26 ग्लासगो में होने जा रहा है, क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस का, उसमें ये सारी जो चीजें होंगी काफी और डिस्कस, लेंथ पे डिस्कस की जाएंगी। तो वो जब होगा उसको हम फिर दोबारा अपने PIB के सेशंस में आपके लिए लेके आते रहेंगे, PT एजुकेशन पे, आपका फेवरेट चैनल, राइट। चलिए, अब ये इस तरीके से ये स्टैंडर्ड्स डे का था। मैं इसी पिक को ढूंढ रहा था, ये जो हमने पहली स्टोरी कवर अप की थी, वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे, उसका ये पिक यहाँ पे लग गया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं एक्चुअली ये आपको ऑर्गेनाइजेशंस के नाम यहाँ दिखाना चाह रहा था, IEC, ISO, ITU। खैर कोई नहीं, कभी कभार इधर उधर हो जाती है चीजें। अगली स्टोरी पे आते हैं, अमृत 2.0। तो भारतीय जो यूनियन कैबिनेट है, उन्होंने अमृत 2.0 को 2025-26 तक के लिए अप्रूव कर दिया है कि आप इसे आगे यूज कर सकते हैं। अमृत क्या है? अमृत बेसिकली है अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। आप एक अर्बन स्कीम इसको कह सकते हैं। ये एक स्टेप है आत्मनिर्भर भारत बनाने को लेके, साथ ही साथ जो शहर हैं उनको वाटर सिक्योर बनाना, सेल्फ सस्टेनेबल बनाना, बाय यूजिंग द सर्कुलर इकोनॉमी ऑफ वाटर। सर्कुलर इकोनॉमी ऑफ वाटर में 3 R's होते हैं बेसिकली, राइट, जिसमें बात की जाती है कि किस तरीके से वेस्ट से जो हम वेल्थ जनरेट कर सकें, राइट। 3 R's, तो जरा आप बताएंगे कि 3 R में, ये तीनों R का क्या क्या मतलब होता है? RRR, दिस इज द सर्कुलर इकोनॉमी, राइट। अमृत के ऊपर हम थोड़ा सा हम बात करें, तो अमृत जो है वो शहरों के लिए लॉन्च किया गया था, और वो भी अगर स्पेसिफिकली कहूँ तो जो टैप वाटर कनेक्शन है और जो सीवर कनेक्शन है, सीवेज कनेक्शन है, उनको लेके जो है इसको लॉन्च किया गया था। और स्टार्टिंग में 500 शहरों को मतलब टारगेट किया गया था कि हम यहाँ यहाँ इसमें इसको लॉन्च करेंगे, और जो वहाँ पे जो लोगों की जो जीवन है उसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे। अभी तक लगभग लगभग 1 करोड़ जो घर हैं उनमें टैप कनेक्शंस लग चुके हैं। साथ ही साथ 85 लाख सीवर और सेप्टेज कनेक्शंस उनको दिए जा चुके हैं। अब जो ये 2.0 लेके आए हैं, इसमें इन्होंने 7 बातें कही हैं। 7 बातें आपको ध्यान रखनी है। पहले क्या क्या, ये कह रहे हैं कि हम 4700 अर्बन लोकल बॉडीज में, राइट, 4700 अर्बन लोकल बॉडीज में वाटर सप्लाई पहुंचा देंगे, 100% कवरेज करेंगे, और साथ ही साथ 68 करोड़ टैप कनेक्शंस भी हम देंगे। तो वाटर को यहाँ पे पूरा कवर किया गया है। दूसरी बात कि जितने भी 500 अमृत सिटीज हैं उनमें हम 100% सीवेज और सेप्टेज कवरेज करेंगे, जिसमें मतलब लगभग लगभग 64 करोड़ कनेक्शंस हमें देने होंगे, तो हम उसको भी कवर अप करेंगे। तीसरा, सर्कुलर इकोनॉमी के जो प्रिंसिपल्स हैं हम उनको कवर अप करेंगे। उसके बाद फिर कंजर्वेशन और रिजुविनेशन ऑफ सरफेस एंड ग्राउंड वाटर बॉडीज को भी प्रमोट करेंगे। डेटा लेड गवर्नेंस करेंगे वाटर मैनेजमेंट को लेके, उसमें डेटा वगैरह को देके पूरा एनालिसिस वगैरह करेंगे, GIS सिस्टम का यूज वगैरह किया जाएगा। साथ ही साथ टेक्नोलॉजी सबमिशन टू लिवरेज लेटेस्ट ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड स्किल्स,
एंड फाइनली पे जल सर्वेक्षण टू प्रमोट कंपटीशन अमंग सिटीज। तो इस तरीके के सर्वेक्षण वगैरह भी देखने करेंगे। तो ये सारी बातें जो है इसमें कही गई हैं अमृत 2.0 में। क्लियर है दोस्तों, समझ आया? अब आज के लिए आपका मैं एक सवाल पूछ लेता हूँ कि ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आ रहा है? क्या जल शक्ति मंत्रालय के अंदर आ रहा है? जरूर बताइएगा, ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है। और सिविल सर्विसेज की परीक्षाएं जो भी हैं, जो यूपीएससी की या स्टेट सिविल सर्विसेज की परीक्षा है, उसमें इस तरीके के सवाल आपको देखे जा सकते हैं कि ये कौन से मंत्रालय से रिलेट होता है। क्लियर दोस्तों? चलिए, तो ये एक अच्छा सा इन्फोग्राफिक है आपके लिए, पीआईबी की वेबसाइट से मैं उठा के लाया हूँ, बेसिकली वहाँ के उनके ट्विटर हैंडल से मैं उठा के इसको लेके आया हूँ आपके लिए। आप इसे यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो दैट इज क्रिस्प एम टूल। तो क्लाइमेट रेजिलियंस इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड प्लानिंग टूल फॉर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, मनरेगा स्कीम, उनके लिए क्रिस्प एम टूल जो है वो लॉन्च किया गया है। क्या है क्रिस्प एम टूल? फुल फॉर्म याद रखनी है, क्लाइमेट रेजिलियंस इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड प्लानिंग। क्लियर? अब इसमें क्या होगा, इसमें बेसिकली जीआईएस सिस्टम का यूज किया जाएगा और सारे जो क्लाइमेट इंफॉर्मेशन है वो इसमें एम्बेड किए जाएंगे और उसको मनरेगा के लिए इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ठीक, मनरेगा के लिए क्यों इम्प्लीमेंट किया जाएगा? ताकि जो रूरल कम्युनिटीज हैं वो क्लाइमेट चेंज के इश्यूज के साथ अच्छे से डील कर पाए, इस वजह से इस टेक्नोलॉजी को इसमें लाया गया है। अब ये जो टूल है इनिशियल लेवल पे 7 राज्यों में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। कौन कौन से राज्य हैं? तो ये किया जाएगा बिहार में, झारखंड में, यूपी में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, ओडिशा में और राजस्थान में। तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि हिंदी बेल्ट आ रहा है पूरा। तो हिंदी बेल्ट के 7 राज्यों में जो है ये इस्तेमाल किया जाएगा। अब इसमें एक चीज आई है मनरेगा स्कीम। टेक्नोलॉजी से तो आपको पता चल गया कि टेक्नोलॉजी में क्या होगा कि जितने भी क्लाइमेट चेंज रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो रूरल कम्युनिटीज को दी जाएंगी ताकि वो पहले से तैयार रहें और क्या क्या वो चीजें फेस करने वाले हैं उनके पास जानकारी भी सही से रहे, और इसमें जीआईएस सिस्टम वगैरह का यूज किया जाएगा। तो टेक्नोलॉजी तो हम समझ गए। अब मनरेगा स्कीम को थोड़ा सा जान लेते हैं। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट वर्क गारंटी प्रोग्राम है विश्व का, भारत का ही नहीं विश्व का। ये 2 फरवरी 2006 को जो है इसको लॉन्च किया गया था, 2 फरवरी 2006 को, राइट। और उसके बाद 23 अगस्त 2005 को तो ये अधिनियम पास किया गया था, लेकिन 2 फरवरी 2006 से ये लागू किया गया था, राइट। तो अगर एग्जाम में ईयर आया और 2005 और 2006 दोनों ऑप्शन में है तो आप 2005 पे टिक कीजिएगा। अगर नहीं है, मान लीजिए 2006 है, 5 नहीं है ऑप्शन में, तो 6 पे टिक कीजिएगा। इसका मेन उद्देश्य क्या था कि लगभग लगभग 100 दिनों की गारंटी जो है रोजगार दी जाने वाली थी हर वित्तीय वर्ष में टू द अडल्ट मेंबर्स ऑफ एनी रूरल हाउस होल्ड विलिंग टू डू पब्लिक वर्क रिलेटेड अनस्किल्ड मैनुअल वर्क। तो इसके तहत इनको काम दिया जाना था 100 दिनों के लिए। अनलाइक अर्लियर एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम्स, द एक्ट एम्स एट एड्रेसिंग द कॉजेज ऑफ क्रॉनिक पॉवर्टी थ्रू अ राइट बेस्ड फ्रेमवर्क। आजकल पॉवर्टी के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा डिस्कशन मेन स्ट्रीम में आ चुका है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल हंगर इंडेक्स आया है और उसको कहीं ना कहीं पॉवर्टी से जोड़ा जा रहा है। मैं उसको भी कवर अप करूंगा आने वाले सेशंस में, अगर आप हमारे साथ अपना लव एंड सपोर्ट इसी तरीके से बना के रखेंगे तो। साथ ही साथ पेंडोरा पेपर्स को भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आपके साथ, डोंट वरी, सब कुछ आपके लिए लेके आएंगे, लेकिन फिलहाल इसको देख लेते हैं। पॉवर्टी वर्ड आया था तो इसलिए मैंने सोचा कि बता दूं कि पॉवर्टी पे फिर से डिस्कशन जो है वो तेज हो गई है। At least one third of the beneficiaries have to be women. Wages must be paid accordingly to the statutory minimum wages specified for the agricultural labours in the state under the Minimum Wages Act 1948, जिसका अब नाम, जिसको अब किसके अंदर ला दिया गया है, तो कोड ऑन वेजेस 2019, इसके अंदर इसे सबज्यूम किया गया है। There is an emphasis on strengthening the process of decentralization by giving a significant role to the Panchayati Raj institutions in planning and implementation of these works. राइट, तो कहीं ना कहीं विकेंद्रीकरण की बात की जा रही है और पूरा इस पर ध्यान दिया गया है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को ही इन सब चीजों के लिए मौका दें कि देखो भाई आप ही का अधिनियम है, आप ही लोग इसे इंप्लीमेंट करो, ग्राउंड वर्क पे आप बैठे हुए हो, आप सारी चीजें देख रहे हो, आपके लिए ये सारी चीजें। तो एक डिसेंट्रलाइजेशन की यहाँ पे बात कही जा रही है। The act mandates Gram Sabhas to recommend the works that are to be undertaken and at least 50% of the work must be executed by them. तो बेसिकली आपको टूल याद रखना है, टेक्नोलॉजी याद रखनी है और थोड़ा सा स्कीम वगैरह कि कब कौन से ईयर में और क्या क्या इसमें बोला गया था, मोटा मोटी बातें इसमें ध्यान रखना है कि 1/3 बेनिफिशरीज जो है वो वुमेन होनी चाहिए, वो इसमें बोला गया है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी इज वेरी डिफरेंट। चलिए, आज की फाइनल स्टोरी ले लेते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मेरे तो बहुत फेवरेट हैं, इनकी लगभग लगभग सारी किताबें मैंने पढ़ी हैं, जैसे कि विंग्स ऑन फायर, इग्नाइटेड माइंड्स, इंडिया 2020, ये सब किताबें जो है मैंने इनकी पढ़ी हुई हैं। तो प्रधानमंत्री ने इनको जो है मतलब ट्रिब्यूट पे किया है इनके 90th बर्थ एनिवर्सरी को लेके।
पिछले साल ये तो 2021 है, 2020 में एक स्कीम इनके बर्थ एनिवर्सरी पे आई थी, दैट इज कपिला स्कीम। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, कपिला स्कीम जो है इनकी बर्थ एनिवर्सरी पे आई थी। 15 अक्टूबर 1931 को इनका जन्म रामेश्वरम में तमिलनाडु में हुआ था। इनकी बर्थ एनिवर्सरी को हम नेशनल इनोवेशन डे भी कहते हैं, तो ध्यान रखना है। नेशनल इनोवेशन डे कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर को, 15 अक्टूबर। ही प्लान प्रोग्राम्स टू प्रोड्यूस अ नंबर ऑफ सक्सेसफुल मिसाइल्स, इसलिए इनका निकनेम भी क्या पड़ा? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति रहे, 11वें राष्ट्रपति थे, 2002 से लेकर 2007 तक पूरा अपना टर्म जो है वो इन्होंने कंप्लीट किया। इनका मेन कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या क्या थे वो देख लेते हैं। वैसे तो बहुत ज़्यादा थे। ये इंसान, इस इंसान की जितनी भी मतलब बातें कही जाए इनके फेवर में या फिर इनके इनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस के लेके, उतना कम है, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम किया है इन्होंने। इन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया। और ये प्रोजेक्ट डायरेक्टर रहे थे भारत का जब पहला इंडिजिनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल लॉन्च हुआ था, जिसको रोहिणी सैटेलाइट में इंजेक्ट किया गया था, तो उस वक्त ये प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। तो पहला तो कंट्रीब्यूशन ये हो गया। और उसके बाद से ही रोहिणी सैटेलाइट लॉन्च होने के बाद से भारत जो है स्पेस क्लब का एक एक्सक्लूसिव मेंबर बना था। उसके बाद आईजीएमडीपी जो प्रोग्राम है, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसके ये चीफ एग्जीक्यूटिव थे, तो वो भी इन्होंने लॉन्च किया। He led to weaponization of strategic missile systems and Pokhran 2 nuclear tests in collaboration with the Department of Atomic Energy, which made India a nuclear weapon state। तो कितने अहम अहम योगदान है, आप समझ सकते हैं इन सब लाइंस को पढ़ के। साथ ही साथ इनको पद्म विभूषण अवार्ड मिला है, पद्म भूषण अवार्ड मिला है, और भारत रत्न के भी अवार्ड से इन्हें नवाजा गया है। भारत रत्न अवार्ड पे इस बार सवाल आया हुआ था सिविल सर्विसेज के अंदर में। साथ ही साथ ये काफी ज्यादा पैशनेट थे रूरल प्रोस्पेरिटी को लेके। ग्रामीण क्षेत्रों की जो प्रोस्पेरिटी है इनके, अगर आप किताब पढ़ेंगे इंडिया 2020, तो उन्होंने भी उसमें काफी एम्फेसाइज किया था, काफी प्रिडिक्शंस की थी कि रूरल जो है प्रोस्पेरिटी किस तरीके से उठाई जा सकती है। तो इन्होंने एक पूरा करके जो है मतलब एक अपना एक ब्रेन आइडिया, एक ब्रेन चाइल्ड जो था इनका, वो लेके आए थे, प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज टू रूरल एरियाज, जिसमें साइंस और टेक्नोलॉजी का बहुत ही अहम रोल जो है वो रहेगा। अब क्या था कि जब इन्होंने अपने सारे प्रोजेक्ट वगैरह कर लिए, तो इन्होंने पूरी प्लानिंग की हुई थी कि देखो भाई, गांव जाएंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे वहां पर गांव के, और गांव के बच्चों को बताएंगे कि देखो स्पेस का क्या काम होता है। लेकिन फिर इनको स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे भारत के, उनका कॉल आया, और फिर उन्होंने फिर इनको राष्ट्रपति पद के लिए मनाया, और ये माने, और उसके बाद फिर भारत के राष्ट्रपति बने। फिर एक अलग ही डायरेक्शन में इनकी जो चल पड़ी। और सबसे अजीब बात यह है कि जब इनका जब डेथ हुआ, ठीक, तो आईएम शिलोंग में ये उस वक्त लेक्चर दे रहे थे, और उस लेक्चर के दौरान ही इनको दिल का दौरा पड़ा, हार्ट अटैक हुआ और इनकी मौत हो गई। राइट, इनका निधन हो गया। मौत वर्ड कहना गलत होगा, इनका निधन हो गया। राइट। सो ये है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इनसे रिलेटेड और भी बहुत सारी स्टोरीज हैं, जब आप इनकी किताबें पढ़ेंगे तो बहुत सारी स्टोरीज आपको इनके बारे में पता चलेंगी। अभी वो समय नहीं है डिस्कस करने का, लेकिन कभी फिलहाल कभी अगर समय मिला तो काफी सारी और जो है इनकी स्टोरीज को हम इनसे जुड़ी हुई जो जो कहानियां हैं, काफी मोटिवेटिंग कहानियां हैं, उनको हम देखेंगे आराम से। राइट। अब आते हैं अपने हिस्ट्री के एमसीक्यूज पे। तो इस बार के जो सिविल सर्विसेज की जो परीक्षाएं थी, उसमें सबसे पहले मैं डेली आपसे कुछ कुछ क्वेश्चंस जो हैं, एमसीक्यूज जो हैं, उनको डिस्कस करूंगा। ये एक सवाल था हिस्ट्री से जो इस बार की परीक्षा में आया हुआ था। आप में से कितने लोगों ने परीक्षा दिया है जरूर बताइएगा, और आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है ये भी आप कमेंट साइड में बताइए कि आपको कैसा लगा। अगर आपने पहली बार दिया तो आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है, या फिर अगर आप एक्सपीरियंस थे, आपने 2-3 बार पहले भी दे रखा है और फिर आपने दिया है, तो क्या एक्सपीरियंस रहा है। किस तरीके से आप देख रहे हैं कि सिविल सर्विसेज की परीक्षाओं को किस तरीके से मोड़ा जा रहा है। क्वेश्चन फॉर्मेशन में आपका क्या कहना है कि किस तरीके से सवाल बनाए जा रहे हैं, जरूर बताइएगा, शेयर कीजिएगा अपने कुछ इनपुट्स और इनसाइट्स। तो हम लेते हैं अपना पहला सवाल। ये था 64 योगिनी टेम्पल जो कि मोरेना में सिचुएटेड है, उसके ऊपर ये जो है स्टेटमेंट था। अब स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे तो 4 बड़े बड़े स्टेटमेंट इन्होंने डाल दिए हैं, लेकिन एक ही स्टेटमेंट को आपको देखना है, क्योंकि सिविल सर्विसेज की जो प्रीलिम्स की परीक्षाएं होती हैं उसमें कुछ कुछ ऐसी बातें बताई जाती हैं, जैसे कि ओनली वर्ड जहाँ पे आया वहां पे आपको थोड़ा सोचना है। अब जैसे आप दूसरा स्टेटमेंट आप देखेंगे तो यहाँ पर एक वर्ड आया हुआ है ओनली। इट इज द ओनली सर्कुलर टेम्पल बिल्ट इन इंडिया। तो 64 योगिनी गावत नृत्य करत भैरू। तो ये अभी मतलब आरती वारती में गाते हैं ना हम लोग, 64 योगिनी गावत नृत्य करत भैरू। तो 64 योगिनी के जितने भी टेम्पल हैं सारे सर्कुलर हैं। ये इनकी सबसे बड़ी खास बात है। जिसने भी थोड़ा बहुत अगर टेम्पल्स वगैरह 64 योगिनी को देखा होगा तो तुरंत इसको क्रैक कर सकते हैं। उनके सारे टेम्पल जो है वो सर्कुलर है। तो इट इज द ओनली सर्कुलर टेम्पल, ये गलत है।
तो सेकंड स्टेटमेंट अगर आपका गलत है तो एलिमिनेशन मेथड आप लगाएंगे तो सारे ऑप्शंस आपके एलिमिनेट हो गए और सही आंसर क्या आया, ऑप्शन सी 1 और 4। क्लियर। तो किस तरीके से सिर्फ एक की स्टेटमेंट और आपका सवाल क्रैक हो जाता है। क्लियर। चलिए दूसरे पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंशियंट टाउन्स इज वेल नोन फॉर इट्स इलेबोरेट सिस्टम ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग एंड मैनेजमेंट बिल्डिंग बाय अ सीरीज ऑफ डैम्स एंड चैनलाइजिंग वाटर इनटू कनेक्टेड रिजर्वोयर्स। हमने अपने पीआईबी के सेशन में धोलावीरा को हमने डिस्कस किया था, क्योंकि हाल फिलहाल धोलावीरा से मतलब यूनेस्को ने मतलब धोलावीरा को रिकॉग्नाइज किया था। प्रधानमंत्री का भी इस पर प्रतिक्रिया आई थी, प्रधानमंत्री जी ने खुद ट्वीट किया था धोलावीरा को लेके, क्योंकि गुजरात में ही है और प्राइम मिनिस्टर भी गुजरात से ही है। तो बेसिकली धोलावीरा जो है इसका आंसर होगा। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन है। ये हमने अपने पीआईबी के सेशन में डिस्कस किया हुआ था। तो जो यूपीएससी की जो परीक्षा है उसमें डायरेक्ट ये सवाल आपसे पूछ लिया गया था। मतलब खास बात बताई गई थी। धोलावीरा आप जानते ही हैं, वहां पर पोर्ट थे, डॉक शिपयार्ड था, वाटर हार्वेस्टिंग और मैनेजमेंट को लेके काफी सारे डैम्स वगैरह की सीरीज वहां बनी हुई थी। चैनलाइजिंग करना था वाटर को, किस तरीके से रिजर्वर्स में कनेक्ट किया जा सके। तो धोलावीरा इज द राइट आंसर है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद अगला जो सवाल था वो था आंध्र प्रदेश के जो मदनापल्ली है उससे रिलेटेड स्टेटमेंट थे। अब एक एक करके देखते हैं। पिंगली वेंकैया डिजाइन द ट्राई कलर इंडियन नेशनल फ्लैग हेयर। पत्ताभी सीतारमैया led the Quit India movement of Andhra region from here. Rabindranath Tagore translated the national anthem from Bengali to English here. And Madam Blavatsky and Colonel Olcott set up headquarters of Theosophical Society first year. तो बहुत ही टफ सवाल मैं इसे कहूंगा, क्योंकि पहली बात आंध्र प्रदेश के एक पर्टिकुलर रीजन को पूछा जा रहा है, मदनापल्ली को। तो ये बहुत ही मतलब टफ क्वेश्चन कह सकते हैं। अगर आपको चीजें नहीं पता है और अगर आपको प्लेसेस नहीं मालूम है तो मैं आपको यही एडवाइस करता कि आप इस क्वेश्चन को छोड़ देते। राइट। इसका सही आंसर लेकिन बताना जरूरी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, जो आंध्र प्रदेश का जो मदनापल्ली है रीजन, इसमें यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने नेशनल एंथम को बंगाली से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। सो सही आंसर इसका क्या है, ऑप्शन सी। वैसे भी अगर कोई कंफ्यूजन अगर होगा तो बी और सी में थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा, क्योंकि पिंगली वेंकैया डिजाइन द ट्राई कलर नेशनल फ्लैग है, ये तो बिल्कुल ही गलत है, ये यहाँ है ही नहीं। और थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो हेडक्वार्टर है वो भी यहाँ पे आंध्र प्रदेश में नहीं सेटअप किया गया था। तो आंध्र प्रदेश से जो है ये दोनों ऑप्शंस रिलेट करते हैं, क्योंकि तभी सीतारमैया ने भी क्विट इंडिया मूवमेंट लीड किया था और आंध्र के रीजन में ही किया था। लाइक लेकिन इन्होंने पर्टिकुलरली एक प्लेस का नाम यहाँ पूछा है, मदनापल्ली। सो सही आंसर क्या है, ऑप्शन सी। रविन्द्रनाथ टैगोर ट्रांसलेटेड द नेशनल एंथम फ्रॉम बंगाली टू इंग्लिश इन मदनापल्ली ऑफ आंध्र प्रदेश। क्लियर है दोस्तों। तीनों सवाल आपको आई थिंक समझ में आ गए होंगे। इसी तरीके से हिस्ट्री के हम और सवाल आने वाले सीरीज में, आने वाले लेक्चर्स में आपके साथ में कवर अप करूंगा। आपको डेफिनेटली बहुत मजा आएगा। पीटी के सब्सक्रिप्शन कोर्सेज ऑन है दोस्तों, एनरिच कंटेंट है। आइए और इसका पूरा पूरा लाभ उठाइए, खुद भी ज्वाइन कीजिए, दोस्तों को भी कराइए। और बहुत अच्छे अच्छे ऑनलाइन कोर्सेज हैं आपके लिए। यूपीएससी सेल्फ प्रेप कोर्स है, ऑनलाइन कोर्स है, एग्जॉस्टिव बाइलिंगुअल अपडेटेड। बहुत आपको इसमें मतलब एनरिच कंटेंट आपको मिलेगा। अतुलनीय कोर्स की मतलब इसकी विशेषताएं हैं। राइट। तो अभी तक अगर आपने एनरोल नहीं किया है तो एनरोल कीजिए, लिंक वगैरह सब दे रखे हैं, कमेंट थ्रेड में भी लिंक्स हैं। साथ ही साथ सिविल तपस्या पोर्टल, यहाँ पर आपको मतलब ये तो रामबाण इलाज है, इसमें रेगुलर आपको अपडेट मिलेंगे, द हिंदू के रेगुलर एनालिसिस मिलेंगे, डाउनलोडेबल पीडीएफ मिलेंगे, यूपीएससी एग्जाम एनालिसिस मिलेंगे एंड टन्स ऑफ एमसीक्यूज फॉर प्रैक्टिस। राइट। सो दिस इज ऑल इन दिस लेक्चर विद मी। हम मिलेंगे अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद।